नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महासंग्राम पर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजौरी के कोटरंका इलाके में टेम्पो हादसे का शिकार, 3 की मौत, 18 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर पुलिस की अनोखी पहल, जमानत पर छूटने वाले आतंकियों पर रखी जाएगी नजर। आरोपियों के पैर पर लगाया जाएगा जीपीएस ट्रैकर। पुलिस करेगी जीपीएस ट्रैकर एंकलेट का प्रयोग। चौधरी लाल सिंह को ईडी ने किया तलब। शैक्षिक ट्रस्ट को भूमि आवंटन किया गया था तलब। डोगरा स्वाभिमान संगठन ने जताई आपत्ति, ईडी पर लगाया परेशान करने का आरोप। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्रिप्टो करेंसी मामले पर दिया बयान। किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त होगा सभी पर होगी कार्रवाई। प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट शगुन दत्त शर्मा ने जयराम ठाकुर के बयानों पर किया पलटवार। कहा, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में असफल, कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं अनावश्यक बयानबाजी। तो चलिए आज के पहले बड़े इशू की तरफ हम बढ़ेंगे और रुख जम्मू कश्मीर का करेंगे। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की संभावना को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसी खबरों के बीच दोनों पार्टियां अभी तक किसी भी सीट पर समझौते पर नहीं पहुंच पाई हैं। पीडीपी चीफ ने यह कहकर और ज्यादा एक तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया है कि लोगों ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर में अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ने पर इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने संवाददाताओं से बातचीत में पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जब भी वो चुनाव होंगे आने वाले दिनों में। आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के समर्थन में हैं और दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच लंबी समय से एक तरह से जबानी जंग भी इस पर चल रही है। आपको यह भी बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और यह माना जा रहा था कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस मिलकर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे लोग, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं और उसके बाद अगर विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, असेंबली के चुनाव भी होते हैं, तो ये तीनों पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, आने वाले 6 महीने में मुल्क में लोकसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इन जम्मू कश्मीर की इन 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का रुख अभी तक साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस एक तरह से यह वाजे कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अभी यह बयानबाजी चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। आज मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि रोज़ हम ये रूटीन अब बन गई है कि रोज़ नए नए शाही हुक्मनामे जारी होते हैं, काले कवानीन जारी होते हैं जो यहाँ लागू हो जाते हैं। खासकर 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया तो बड़े ख्वाब हमें दिखाए गए थे उस वक्त एब्रोगेशन के बाद कि यहाँ तरक्की होगी, यहाँ रोज़गार मिलेगा नौजवानों को, तालीम याफ्ता नौजवानों को, यहाँ शहद की नदियाँ बहेंगी, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी। लेकिन आज तक वो ऐसा हमने देखा नहीं। पहले तो असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 2018 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं हुआ। उसके बाद ये ढुंढूरा पीटते रहे। तो सबसे अहम सवाल यही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अभी तक एक तरह से
कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई इत्तेफाक दोनों पार्टियों में नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू से हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार चुनाव को कवर करते रहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरों से समीर की अक्सर बातचीत भी होती रहती है। सीधे हम जम्मू का रुख करेंगे। समीर हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं और उनसे इस पूरे इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे। समीर, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त अभी लोकसभा के चुनाव में है, आने वाले दिनों में हो सकते हैं। असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होने हैं, लेकिन ये कब होंगे अभी ये तय नहीं है। और इसके अलावा लोकल बॉडीज के जो चुनाव थे उस पर भी एक सस्पेंस बना हुआ है। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव सबसे नजदीक नजर आता है जो जम्मू कश्मीर में होगा आने वाले दिनों में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया अलायंस की दो बड़ी पार्टियां यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, क्या ये दोनों पार्टियां आपस में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगी? क्योंकि दिल्ली में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है तो वहां महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साथ नजर आते हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में इस चुनाव की बात होती है या जम्मू कश्मीर में एक साथ आने की बात होती है तो दोनों पार्टियां अलग अलग खड़ी नजर आती हैं। समीर, देखिए हुरेरा, आपने जो पूछा कि क्या ये इकट्ठे चुनाव लड़ेंगी या अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी, जी अगले 20 से 30 दिन मीनस कि 1 महीने तक क्लियर साफ हो जाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी क्या कि दोनों पार्टियां इकट्ठे चुनाव लड़ेंगी, अलायंस करेंगी या अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो अभी की तस्वीर सामने आ रही है, अभी की तस्वीर अगर हम माने तो उससे लगता है कि डिफरेंसेस बढ़ गए हैं। जो आपसी डिफरेंसेस हैं, दोनों पार्टीज में कोई सहमति नहीं बन पा रही है इलेक्शंस में सीट शेयरिंग पे लोकसभा की। उसमें सबसे बड़ी अड़चन, जिस तरह हमने पहले भी रिपोर्ट किया है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि इस वक्त उनका ग्राफ खासकर कश्मीर वैली में बहुत अच्छा है, उनका ग्राफ वहाँ पे उसको अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो उसके चलते ही पार्टी को लग रहा है कि जहाँ जहाँ से वो चुनाव लड़ेगी कश्मीर वैली में, उसकी जीत पक्की है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला ने बार बार यही कहा और लगातार वो यही चीज़ कह रहे हैं कि जो 2019 में जो फॉर्मूला था, जहाँ जहाँ से जो चुनाव जीता था उसको दोबारा से वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसका मतलब, जिस तरह हमने पहले भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि 3 की 3 सीटें वैली की वो वहाँ से चुनाव लड़े। जी कांग्रेस कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस कर सकती है बाकी जगहों पे, जिसमें उधमपुर है, जम्मू है और लद्दाख है। लद्दाख को भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक ही हुआ करता था। तो इन 3 सीटों पे क्योंकि बीजेपी जीती है तो वहाँ 3 सीटों पे अगर पीडीपी कोई सीट लेना चाहती है तो हम उसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन 3 वैली की 3 सीटें क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं तो 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार होना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। पेच यहीं से फंसा हुआ है, लगातार फंसा हुआ है। और इसी बीच क्या हो रहा है, इस बीच पिछले अगर हम 15 दिन की बात करें तो लगातार पीडीपी के और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो लफ्जी जंग है उन लीडरों की, वो बढ़ गई है। पहले महबूबा मुफ्ती ने वार किया, फिर उस पर उमर अब्दुल्ला ने पलट वार किया, फिर नज़ीर कुरैशी जो कि उमर अब्दुल्ला के नज़दीक हैं वो कूदे, इसी तरह से यहाँ से कई पीडीपी के लीडरान कूदे। तो आपसी जंग, जो लफ्जी जंग है, वो चलती रही। लेकिन अगर आप कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, महबूबा मुफ्ती और तारिक आमी अचानक फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने बाहर जाके ये कहा कि इसराइल पर बात हुई, जो हमास और इसराइल के बीच लड़ाई है उस पर हमने बात की, हम कई दिनों से नहीं मिले थे। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि जो आगामी लोकसभा इलेक्शन है उसमें सीट शेयरिंग किस तरह से हो, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का जो रुख है पीडीपी के प्रति वो इतना सख्त नहीं है जितना उमर अब्दुल्ला के प्रति। उनका रुख नरम पहले से रहा है। आपको याद है कि अपोजिशन लीडरों की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें फारूक अब्दुल्ला ने एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने सभी मीटिंगों को न सिर्फ ऑर्गेनाइज किया बल्कि महबूबा मुफ्ती को बुलाया, पीडीपी की जो चीफ हैं उनको बुलाया, और पीडीपी को वो हमेशा उनका मानना है कि अभी जो हमारी लड़ाई है वो बीजेपी के खिलाफ है, तो उसमें वो पीडीपी को अपने साथ लेना चाहते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की मजबूरी है कि न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि पार्टी का एक बड़ा कैडर ये नहीं चाहता, पार्टी का बड़ा कैडर ये चाहता है कि हम अकेले चुनाव लड़े। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है फारूक अब्दुल्ला के लिए। और अब क्योंकि
चुनाव को सिर्फ 5 महीने रह गए हैं, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होते हैं, वोटिंग अप्रैल में होती है। 26 मई से पहले आपको एक नई पार्लियामेंट देनी है, नया प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो अब 5 महीने से पहले, 5 महीने के पहले आपको 2 महीने पहले ये तय करना है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है। तो इसका मतलब है आपके पास अब 1-2 महीने ही रह गए हैं जहां आपने फाइनल करना है सीट शेयरिंग, कौन कहाँ से यानी लड़ेगा। 5 इंडिया समीर, ब्लॉक की आपने अगर बिल्कुल बात सही करें कहा कि हुजैरा, 5 महीने में आने वाले दिनों में एक तरह से लोकसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले ही आपको तय कर लेना है कि आप में गठबंधन होता है, आप मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इससे पहले तो जम्मू, लद्दाख और इसके अलावा कश्मीर में आप अलग अलग चुनाव लड़ते ही थे, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल समीर यहां पर यह है कि अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस साथ आती है तो वो एक अलग चीज है, और अगर ये पार्टियां साथ नहीं आती हैं या इनमें अगर अलायंस नहीं होता है तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा टेस्ट होगा इंडिया अलायंस का। बिल्कुल आपने हुरेरा सही कहा, ये इंडिया अलायंस का बड़ा टेस्ट होगा। और मैं आपको बता दूं, आपको भी पता है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं लड़ रहे हैं आपस में। अगर आप देखें इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जो है वो लड़ रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में देखिए इन्होंने अभी चुनाव, जो इंडिया ब्लॉक के कई घटक है वो आपस में ही वहाँ लड़ रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक के जो लीडर हैं वो दूसरी जगहों पे भी एक दूसरे के खिलाफ ही बातें करते हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, लेकिन पंजाब में देखिए वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने चुनाव में उतारा है, चाहे एमपी हो, बाकी जगहों पे राजस्थान में या कहीं पे भी जहां से चुनाव विधानसभा के अभी पोल्स हो रहे हैं। तो लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो वातावरण है वो इस वक्त ये है कि अगर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इकट्ठे चुनाव लड़ने की जो है प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया तो हो सकता है वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो उसका भरपूर फायदा बीजेपी उठाएगी और उठा भी सकती है। क्योंकि बीजेपी एक तो सबसे पहले जो एंटी बीजेपी वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। जहां जहां पे बीजेपी कमजोर है लेकिन वहां पे अगर उसके अपोजिशन वाले चुनाव अलग अलग लड़ते हैं तो उनको वोट बढ़ जाएंगे, जो एंटी बीजेपी वोट है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, बीजेपी प्रचार करेगी कि देखिए अपोजिशन तो बिखरी हुई है, अपोजिशन बिखरी आज है, कल भी ये बिखर जाएगी जब असेंबली पोल्स होंगे। तो लोकसभा पोल्स में बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, खासकर जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है जम्मू, उधमपुर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर वैली की एक सीट है अनंतनाग राजौरी, जो डिलिमिटेशन के बाद जिसमें अनंतनाग सीट के साथ राजौरी पुंछ को डाला गया है, मिलाया गया है, उस पर भी बीजेपी की पहले से ही नजर है। और बीजेपी, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो बारामूला की सीट है, जो नॉर्थ सीट है, उस पर भी बीजेपी अपनी हरीफ, जो कि अपनी पार्टी या डीपीएपी, उनकी एक कैंडिडेट को वहां उतार के वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर देना चाहती है। वहां पे भी बीजेपी की नजर है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़े लेकिन उसकी जो उसको सपोर्ट टीम है, जिसको अपोजिशन वाले बी टीम कहते हैं, या तो डीपीएपी या अपनी पार्टी, वहां के उसमें से किसी एक कैंडिडेट को वहां से चुनाव लड़वाना चाहती है और वहां से भी एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुद्दा है और मकसद क्या है बीजेपी का कि 5 सीटें हैं कम से कम जम्मू कश्मीर की, उसमें से 4 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत हासिल करना चाहती है, या तो खुद जीतना चाहती है या अपने किसी जो उनकी सपोर्ट टीम है, पार्टी है यहाँ पे, जिसको ये लोग बी और सी टीम कहती है अपोजिशन पार्टी, उनके किसी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जितवाना चाहती है। तो बीजेपी की नजर है। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला जो कि बहुत वेटरन है, बहुत पुराने लीडर हैं, उनको पता है कि इस वक्त बीजेपी, अगर हम बट गए, अगर हमने अलग अलग चुनाव लड़ा तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। वो कोशिश कर रहे हैं मनाने की पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, उमर अब्दुल्ला को, पार्टी के लीडरशिप को, लेकिन वहां से उनको बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही। इसीलिए कल जो बयान आया महबूबा मुफ्ती का गांधरबल में, उन्होंने कहा कि अभी उस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है। और सहमति इसीलिए बनी है क्योंकि पेज फंसा हुआ है। पीडीपी चाहती है, क्योंकि पीडीपी को पता है अगर किसी भी अगर कश्मीर वैली से वो किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ती है तो एक गलत मैसेज उसकी पार्टी वर्कर को जाएगा, एक कैडर को जाएगा, पार्टी का वर्कर डिमोरलाइज होगा। और आगे के जो चुनाव है, जो सबसे बड़ा टेस्ट है असेंबली इलेक्शंस का, यूएलबी इलेक्शंस का, फिर आपका पंचायत पोल्स में, तो उसको पार्टी को बहुत नुकसान होगा। पार्टी पहले ही बिखरी हुई है, बहुत सारे पार्टी के समीर, महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, जिस बयान का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एक तरफ आप देखिए इंडिया अलायंस में ये बात जाहिर करने की कोशिश की जा रही कि बीजेपी के अगेंस्ट इंडिया अलायंस जो ब्लॉक है वो बहुत मजबूत है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूरे इंडिया की जो अपोजिशन पार्टियां वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। लेकिन आप जब लोकल सतह पर अब आते हैं और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं और महबूबा मुफ्ती का ये बयान कि अभी सहमति नहीं बनी है, तो ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से बयान हो जाता है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इंडिया अलायंस से भले दावा कर रहा हूं मजबूती का, लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में आते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में मजबूती इनके अलायंस में नजर नहीं आती है। यह तो जाहिर है महबूबा मुफ्ती के बयान से। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी इंडिया ब्लॉक जो ज़मीनी सतह पे देखें तो वो अभी तक उसका जो स्वरूप है वो ज़मीनी सतह पे अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इंडिया ब्लॉक आपने बनाया, अपोजिशन पार्टीज ये कह रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी अपोजिशन पार्टीज की कई मीटिंग पिछले 1-2 साल में हुई है, जिस तरह मैंने कहा जो क़यादत है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की है। यहाँ जम्मू में भी हुई है, कश्मीर वैली में भी हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग जो अपोजिशन पार्टीज की, गुपकार की अलग से मीटिंग्स भी बहुत बार हुई है। लेकिन अब इलेक्शन है, अब टेस्ट सबसे बड़ा टेस्ट है कि क्या ये पार्टियां सिर्फ एक कमरे में बंद होकर मीटिंगें करेंगी या ये जमीनी सतह पे ग्राउंड पे भी इकट्ठे हैं। क्या इनके दिल रियलिटी में हम ये कहें कि ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं या नहीं है, ये टेस्ट करेगा। ये सबसे बड़ा इसका टेस्ट होगा जब इलेक्शन होंगे। लेकिन आज की बात कहूँ तो अभी तक पार्टियां असमंजस में, पार्टियां कंफ्यूजन में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए दरवाजा खुला है। कांग्रेस जम्मू और उधमपुर में स्ट्रांग है, तो यहाँ से वो चुनाव लड़ेगी, इसका पहले से ही खाका बन चुका है। ऑलमोस्ट कांग्रेस को ये पता है कि यहाँ से, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत नहीं है और कांग्रेस ये भी चाहेगी कि ये अलायंस बरकरार रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर में पार्टियां, ये एक साथ लड़े, ये कांग्रेस का पूरा फोकस होगा इस पर। देखिए कांग्रेस जरूर चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस देखिए 2019 में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें या उधमपुर की बात करें तो सपोर्ट दिया था। लेकिन उस टाइम मोदी वेव के कारण वो ज्यादा वोट नहीं ले। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो रमन बला है उन्होंने तब भी बहुत अच्छा वोट लिया था और बड़ा अच्छा लाखों में उनका वोट गया था। इस वक्त जो है कांग्रेस को लग रहा है कि इस वक्त वो वेव नहीं है जो पहले होती थी। इसलिए अगर दोनों पार्टियां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उसको सपोर्ट करेगी, उसकी जो खासकर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जम्मू के, तो उसको फायदा उसका होगा और कांग्रेस चाहेगी कि अलायंस बिल्कुल। अब समीर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि इस पर अभी हम गौर फिक्र कर रहे हैं, अभी इस पर हम मंथन कर रहे हैं। अब जो सस्पेंस बना हुआ है, आने वाले दिनों में क्या इस पर जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो एक तरह से साफ होगा, या फिर जो तस्वीर अभी धुंधली नजर आ रही, क्या आने वाले दिनों में यह तस्वीर एक तरह से साफ हो जाएगी? यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि यह सियासत है और इसमें पहले से समीर कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ इस इशू पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के दूसरे इशू की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, जहां केंद्र से कर्ज की देनदारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं और एक दूसरे पर वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य को कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आरटीआई दायर करने वाले राज्य भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने दावा किया है कि मौजूदा सरकार ने केवल 10 महीनों में उधार लिया है। पिछली भाजपा सरकार ने 2018 से 2020 तक 2 वर्षों में क्या किया? उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार विफल है और वे उधार लिए गए पैसे का भी सही उपयोग करने में विफल रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछली भाजपा सरकार पर राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज डालकर वित्तीय संकट पैदा करने का आरोप लगाते रहे। हम आज सवाल पूछते हैं कि आपने विकास किया नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। संस्थान आपने बंद कर दिए, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। संस्थान आपने खोले नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। कर्मचारी भर्ती किए नहीं, 12,000 करोड़ का लोन ले लिया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सरकार जो झूठी गारंटियों के आधार के ऊपर आई थी, ये आज पिछले 1 साल के अंदर पूरी तरह से फेल हुई है। एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां पर सरकार कामयाब।
तो राज्य सरकार पर कर्ज लेने का लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जब यहां से गई थी, उसकी सरकार खत्म हुई थी, उस वक्त राज्य एक तरह से कर्जदार था और काफी ज्यादा बड़ा माली बोझ था। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार इस पर जबानी जंग एक तरह से चलती रही। हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्योंकि आपदा का वक्त था, लेकिन उससे पहले देखें कि बीजेपी की सरकार रही, अब कांग्रेस की सरकार है। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार आई थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार कह रही थी कि राज्य को एक तरह से कर्ज के दलदल में छोड़कर बीजेपी सरकार गई है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार हो रहे हैं कि यह सरकार जब से आई है काम कोई नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है और इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। रणबीर जी हाँ, देखिए शुरू से ही हमने देखा कि किस तरह से जब कांग्रेस सरकार ने पहली बार लोन लेने का फैसला लिया था, इस बार जब सत्ता में आई थी, उसी वक्त से सवाल उठना जो है शुरू हो गए थे। लेकिन जो तथ्य हैं, हिमाचल की जो स्थिति है जी, उसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार जो है अपनी जनसभाओं में मीडिया के साथ जब इंटरेक्शन होता है, उस वक्त वो कहते आए हैं कि हिमाचल की स्थिति अभी ऐसी है कि बिना कर्ज लिए काम बनेगा नहीं और काम चलेगा नहीं। और ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, इसके बारे में भी कोई जो है पुख्ता तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा नहीं गया है। पूर्व की अगर हम जयराम सरकार को देखें तो वो सरकार भी कर्ज पर कर्ज लेती रही। उससे पहले की सरकार हम देखें कांग्रेस की, तो वो भी कर्ज लेती रही है। तो कुल मिलाकर जो कर्ज का जो मुद्दा है वो यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी एक को जो है अभी दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ, कांग्रेस की अभी सरकार है तो जाहिर सी बात है कि सवाल कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे, कांग्रेस सरकार से पूछे जाएंगे। और कांग्रेस ने यह भी कहा था जब चुनावों में वायदा किया था कि सरकार जब कांग्रेस की आएगी तो जो वित्तीय प्रबंधन उसे किया जाएगा, हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो, इसके लिए एक नीति बनाई जाएगी, एक विजन जो है कांग्रेस दर्शाएगी। उसको लेकर यहाँ पर ये भी बताना होगा कि अभी हिमाचल में आपदा की स्थिति है। कांग्रेस सरकार की तरफ से कुछ कुछ कदम ऐसे नजर आए हैं कि ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार की आय बढ़ाने को लेकर कुछ कुछ कदम जो है उठाए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो ये आरोप है, ये पूरी तरह से यूं कहा जा सकता है कि इसको लोकसभा के चुनावों को जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है। आरटीआई के तहत जो जानकारी ली गई, जाहिर सी बात है उसमें आंकड़े आने ही थे। उसमें ये आंकड़ा अब तक आया है कि करीब 10,300 करोड़ का लोन राज्य सरकार ने लिया है और कुछ अन्य संस्थाओं से मिलाकर जो है 1,000 करोड़ का कर्ज लिया है। तो कुल 11,300 करोड़ का कर्ज सुक्खू सरकार अपने शुरुआती 11 महीने के कार्यकाल में ले चुकी है। तो इस पर सियासत जो है, ये मुद्दा नया नहीं है हिमाचल के लिए, क्योंकि लंबे समय से हमने देखा है कि कर्ज पर कर्ज सरकारें जो है लेती रही है। मुद्दा ये होना चाहिए कि जो विजन होना चाहिए राज्य को कर्ज से उतारने का, राज्य पर जो बोझ डला है कर्ज का, वो बोझ कैसे उतरेगा। हालांकि कुछ कुछ विजन सरकार की तरफ से दिया गया है, दिखाया गया है रास्ता कि कैसे हिमाचल जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन इस पर जो है पूरी तरह से राजनीतिक चश्मे से ही इस बयानबाजी को हम देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार की तरफ से ठीकरा जो है पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ा जाता है कि 75,000 करोड़ का कर्ज जो है हिमाचल पर छोड़कर गई है जयराम सरकार। और जो लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारियों की देनदारी है, तो कुल मिलाकर 92,000 करोड़ की जो है लाइबिलिटी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो हीट है, ये जो गर्माहट है और बयानों में जो तल्खी है, इसे जो है सीधा 2024 के चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल रणबीर, जाहिर सी बात है कि सियासत तो इस पर पहले भी होती रही और आजकल जो बयानबाजी में एक तेजी देखने को आ रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि हिमाचल में आप देखिए हालिया दिनों कोई बड़े चुनाव नहीं है या इसके अलावा लोकल बॉडीज को कोई इस तरह के चुनाव होने नहीं है और अब 5 महीने का वक्त ही लोकसभा चुनाव में बचा है। तो चाहे अपोजिशन की, विपक्ष की बात की जाए या फिर सरकार की बात की जाए, एक दूसरे पर अब जो जबानी जंग हो रही है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर ही रणबीर एक तरह से हो रही है और यहीं से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि निश्चित तौर पर यह देखा गया है कि जब किसी भी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो जो शुरुआत का एक साल होता है उसमें ऐसा लगता है कि इंतजार किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि वो देखना चाहता है कि जो नई सरकार जो सत्ता में वायदे करके आई है वो किस तरह से काम करती है, जो विजन उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिखाया था क्या उस पर चल रही है या नहीं चल रही है, जो वायदे किए गए थे क्या उनको जो है पूरा करने की तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि भाजपा की तरफ से लगातार हर रोज आप देखिए, हर रोज कोई ना कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आता है जिसको भाजपा पूरी तरह से भुनाती है, और जो भी यहाँ से मंत्रियों की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जो बयान आते हैं उस पर पलटवार तीखा भाजपा की तरफ से होता है। तो अब तो ये बात भी चल रही है कि यहाँ हिमाचल में जिस तरह के मुद्दे इस वक्त है, क्योंकि नई नई हिमाचल में जो है सरकार बने हुए करीब करीब 1 साल का वक्त हो गया, अब 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो यहाँ कांग्रेस ने चुनावों के वक्त क्या कहा था, अभी क्या स्थिति है, इसको भी भाजपा कह रही है कि जो 5 राज्य के चुनाव है उसमें भुनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी ये जो तल्खी देखी जा रही है बयानों के भीतर, और जो बयान हर रोज आ रहे हैं, वार पलटवार का जो सिलसिला है, इसे सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि ये 2024 के चुनावों की तैयारी है, वो जमीन बिल्कुल जो है तैयार की जा रही है, यानी रणबीर बिल्कुल यानी रणबीर ये कहा जा सकता है कि ये जो तलखी है, ये जो बयानबाजी है, ये एक तरह से सियासी है, और किसकी सियासत आने वाले दिनों में किस पर भारी पड़ेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। लिया अगरबत्ती सुबह